नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। यूपी की सियासत के लिए गुरुवार का दिन खास रहा, जिससे पूरी प्रदेश की निगाहें यूपी की करहल सीट पर टिकी रहीं। और टिकती भी क्यों नहीं, एक तरफ बीजेपी के चाणक्य तो दूसरी तरफ अपने सियासी धोबी पछाड़ के लिए जाने माने मुलायम सिंह यादव आमने सामने जो थे। आपको बता दें कि करहल से बीजेपी प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल के लिए जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वोट मांगे, तो दूसरी तरफ बेटे अखिलेश के लिए मुलायम सिंह यादव ने लोगों से अखिलेश को जिताने की अपील की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव पर तंज किया। उन्होंने कहा कि हार के डर से अखिलेश यादव अपने पिता को चुनाव प्रचार में लेकर आए। अमित शाह ने कहा कि इस अखिलेश ने कहा था कि मैं पर्चा दाखिल करने के बाद 10 मार्च को आऊंगा, लेकिन छठे दिन ही यहां आ गए। अब कड़ी धूप में नेताजी को चुनाव मैदान में उतारना पड़ा है। तो वहीं दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव ने इस विधानसभा चुनाव में पहली बार अपने बेटे अखिलेश यादव के लिए चुनावी प्रचार किया। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस देश की किसान, व्यापारी और नौजवान ही मजबूत करेंगे। इन तीनों की उम्मीदों को समाजवादी पार्टी पूरा करेगी। मुलायम सिंह यादव ने जनता से अपील करते हुए कहा कि मेरी भावना का मान रखना और करहल से अखिलेश यादव को भारी मतों से जिताना। हालांकि दो दिग्गज आमने सामने जरूर थे, लेकिन ये देखने वाली बात होगी करहल की जनता अखिलेश को मुलायम सिंह की तरह हाथों हाथ लेती है या फिर इस बार बीजेपी के बघेल पर भरोसा जताती है। कांग्रेस को भारी बहुमत जिताने हाँ मेरी भावना है, उसको पूरी भावना का आदर करते हुए अखिलेश को भारी बहुमत जिताना और समाजवादी पार्टी को मजबूत। सामने स्थिति क्या है? मैं एक टीवी पर देख रहा था, अखिलेश जी ने कहा कि मैं पर्चा डालने के बाद 10 मार्च को आऊंगा। कहा था ना, छठे ही दिन मैदान में आ गए। और अभी भी मैं हेलीकॉप्टर से देख रहा था, 5 किलोमीटर दूर कड़ी धूप में इतनी आयु हो गई है, नेताजी को भी मैदान में उतारना पड़ा है। नेताजी को अब मुझे बताओ भाई, आगाज ऐसा है तो अंजाम क्या हो? और इसको जरूर जिताना है। जिताओगे ना? 300 सीटों का काम अकेला हल कर देगा, करोगे ना? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? बनाने के लिए इस चुनाव में हमारी मदद करना, क्योंकि ये क्षेत्र से हम खुद चुनाव लड़ रहे हैं। ये क्षेत्र नेताजी का है, नेताजी के यहाँ के लोकसभा के सांसद हैं और उन्हीं के क्षेत्र से हमें लड़ने का मौका मिल रहा है। मैं आपका धन्यवाद देता हूं और यहाँ के विधायक सोबरन सिंह यादव जी का आभारी हूं और इस जनता का आभार प्रकट करता हूं जिसके सहयोग से हमें विधानसभा में जाने का मौका मिलेगा। न केवल मौका मिल रहा है, बल्कि जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना चाहती है। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं। दीपक पांडे समाजवादी पार्टी से, खेमचंद शर्मा बीजेपी से। आप दोनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले दीपक पांडे, हम आपके पास आएंगे। करहल में काबा, करहल में आप कह रहे थे, गृह मंत्री ने आरोप लगाया कि 10 मार्च को आएंगे पर्चा भरने के बाद, लेकिन बीच में आना पड़ा और नेताजी को उतारना पड़ा मैदान में। तो यूपी में तो काबा चल ही रहा है, लेकिन एक बार बताइए जरा करहल में काबा। ये करहल तो अध्यक्ष जी के पिताजी हैं, उनकी कर्म भूमि है, तो उस पे वो जा रहे हैं। तो ये तो बड़े गौरव की बात है कि वो खुद अपने कर्म भूमि पे एक बार दोबारा जा रहे हैं। लेकिन बात रही अगर बीजेपी की, तो आप देख रही है जब
केंद्रीय सारे जो केंद्रीय मंत्री से लगाई प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक उसी सीट के लिए लगे हुए हैं और चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ाते हुए कह रहे हैं कि अगर आप लोग हमें अगली बार जिता देंगे तो 10 तारीख के बाद सिलेंडर आपको देंगे। तो सरकारी दावों को जो चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ाते हुए कर रहे हैं। रही बात, अब देखिए सत्ता में रहते हुए सत्ता का प्रलोभन देते हुए अगर ये लोग ऐसे वैसे दावे वादे कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो लोग विपक्ष में है, जो सत्ता में नहीं है, तो उन लोगों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो चीज हम लोग कर रहे हैं और जनता का सरोकार प्यार हम लोगों को मिल रहा है। करहल में आपने देखा होगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कितना प्यार मिला, हमारे संरक्षक जी को कितना प्यार मिला और योगी आदित्यनाथ जी को गए हैं तो उनको एडिटेड फोटो का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जिसको लेकर के यहाँ तक कि बीजेपी वाले कह रहे हैं महाराज जी इस ट्वीट को और इस पोस्ट को डिलीट कर दीजिए, क्यों बेइज्जती करवा रहे हो। तो बाकी अब देखिए दिखावा ही बचा है बीजेपी के पास, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं बचा है। तो दिखावा कर ले, जितना प्रलोभन दे ले, इनके हाथ में कुछ नहीं आने वाला है। 10 मार्च को हमारी सरकार बनने वाली है, हम अब की बार फिर से सत्ता में आ रहे हैं, फिर से उसी तरह काम करेंगे, उत्तर प्रदेश का विकास करेंगे और उत्तर प्रदेश एक नई तरक्की की दिशा में प्रवेश करेगा। खेमचंद शर्मा जी बताइए जरा, करहल में क्या आपकी स्थिति कितनी मजबूत है? देखिए, इसी से पता चल जाता है कि आदरणीय नेताजी को अस्वस्थ होने के बावजूद चुनाव प्रचार के लिए आना पड़ता है। कि समाजवादी पार्टी की हालत बहुत पतली है, घबराए हुए हैं, परेशान है, समझ नहीं पा रहे हैं क्या करें। और उनके पास नेताजी को लाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तो उनको लग रहा था कि भावनात्मक नेताजी को लाके वो एक माहौल बना देंगे और लोग उसकी बात मान के अखिलेश जी को जिता देंगे। लेकिन मेरे को लगता नहीं। जिस तरीके से नेताजी ने बात रखी, उस बात से भी लोगों को मैसेज गया है कि अखिलेश यहाँ पे हार रहे हैं और हारने वाले व्यक्ति को कोई वोट नहीं करता। जब आप ही खेमचंद जी सुन तो लीजिए भाई, अरे भाई सुन तो लीजिए खेमचंद जी, उनको पता, अरे दीपक पांडे जी सुन तो लीजिए, अरे दीपक जी सुन लीजिए, दीपक जी पता करहल हम नहीं जीत पाएंगे, दीपक जी इसी तरह से कुछ भी करके हम मांग ले भावनात्मक रूप से जो अरे भाई सुन तो लीजिए दीपक जी, दीपक जी आराम से बोले, मैंने आराम से सुना आपको, दीपक जी सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। खेमचंद जी, आप कह रहे हैं कि आदरणीय नेताजी को लाना पड़ा, तो आपको लगता है कि बड़ा दाव चल दिया है समाजवादी पार्टी ने, और आप ही मान रहे हैं कि आदरणीय नेताजी के कहने से कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। तो फिर आपकी बात तो माने, विपक्ष ही जब कह रहा है कि स्वयं राजा की चाल चल दी है समाजवादी पार्टी ने करहल में, तो अब ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पेच तो फंसा होगा। आपने मेरी बात का है ना मतलब अलग तरीके से निकाला। मैंने क्या बोला कि समाजवादी पार्टी फंसी हुई है, इसीलिए उनको आदरणीय नेताजी को लाना पड़ा। लेकिन आदरणीय नेताजी ने जिस तरीके से बातें रखी, उससे बल्कि उनको उल्टा दाव पड़ने वाला है। लोगों को मैसेज गया है कि हार रहे हैं और हारे हुए व्यक्ति का कोई साथ नहीं देता, क्योंकि 2 फेज इस तरीके से चुनाव हुआ है। समाजवादी पार्टी की कमर टूट चुकी है। लोग उसी तरीके से गवर्नमेंट की सरकार के साथ है, योगी मोदी जी के साथ, मोदी जी के काम के साथ है। महिलाओं ने 90% के आसपास योगी मोदी जी को वोट किया है। दीपक जी आ जाएंगे आपके पास, खेमचंद जी को सुन लेते हैं, आ जाएंगे आपके घर में सिलेंडर चला जाएगा। देखिए, ये अब इनकी फ्रस्ट्रेशन दिखाती है। अपनी बात रखी, दूसरा व्यक्ति रख रहा है, उनको डिस्टर्ब करते हैं। ये दिखाता है बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं आपको। अरे भाई मत करिए डिस्टर्ब। दीपक जी सुन लीजिए एक बार। अरे हम तो पूरे उत्तर प्रदेश में आपको डिस्टर्ब कर दिया, आपकी सरकार को उखाड़ फेंकने जा रहे हैं, तो डिस्टर्ब तो करेंगे। हमारी सरकार आएगी। अरे पर डिबेट में तो मत कीजिए महाराज, अरे डिबेट में तो मत कीजिए महाराज, कर लेना। सुन लीजिए उनको, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। दीपक जी हाँ बताइए, खेमचंद जी बताइए, उपलब्धियों का आंकड़ा गिनाइए, बताइए क्या क्या है स्थिति, बताइए मजबूत कहाँ पे। आपको सत्ता से हटाएंगे, फेंकेंगे, जब सत्ता से हम हटाएंगे तो आप डिस्टर्ब होंगे ही होंगे। भैया आएंगे तो योगी जी कुछ भी बोलो, आप चाहो तो टीवी पे हल्ला मचा लो, आप मत बोलो, क्योंकि जनता ने ठान लिया है। अच्छा दीपक जी एक बात बताइए, अरे दीपक जी, खेमचंद जी, दीपक जी एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में तो लड़ ही रहे हैं आप, स्वागत है आप सबका, लड़िए खूब, लोकतंत्र का उत्सव है, युद्ध है।
लेकिन कम से कम डिबेट में हमारी तो मर्यादा रखिए, हमें सवाल तो पूछ लेने दिया कीजिए। और हम त्रिशूल जी आप दीपक जी के बोलिए, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आएगा। हाँ हम जो समय दे रहे हैं उस समय का सदुपयोग होना हाँ चाहिए। थोड़ा सा। दीपक जी आप इतना कम से कम पेशेंस रखो, नहीं तो आप और अपना आप बर्बाद दोनों करो, ही टीवी का भी आप करो। दोनों ही धुरंधर प्रवक्ता हैं बीजेपी और समाजवादी पार्टी के। लेकिन सुन लीजिए, करहल जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, बताइए जरा खेमचंद शर्मा जी। हम जीतेंगे। और आपने देखा किस तरीके से समाजवादी पार्टी को उनको अपने नेता को 2 जगह से लड़ाना पड़ा। किस तरीके से नेताजी जो बीमार हैं, आ रहा हूं बहुत दिन से पब्लिक में नहीं आए, उनको भी लाना पड़ा। किस तरीके से अखिलेश जी के चेहरे पे आप देखोगे डर है, भय है, और उसी में वो बयान दे रहे हैं। इसे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वहां पे वो हार रहे हैं। ठीक है। और योगी जी और मोदी जी की जो डबल इंजन की लहर है वहां पे, वो जबरदस्त है। उसी के कारण परेशानी में है, और पता नहीं कि वो विधानसभा पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे दूसरी सीट से भी। ठीक है, वो कर लेंगे अपना जितना है कर लेंगे, इतने दिन से राजनीति कर ही रहे हैं। ये बताइए दीपक पांडे जी कि ठीक है करहल तो जीत लेंगे, लेकिन अगर करहल में इतनी चिंता है तो फिर उत्तर प्रदेश कैसे जीतेंगे, बताइए जरा। आपको बता दें त्रिशूल जी, आप कह रहे हैं कि करहल तो जीत लेंगे। अरे करहल तो हम जीत चुके हैं। देखिए ये लोग हार मान चुके हैं, कह रहे हैं हमें एक सीट दे चुके हैं। आप लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। कहाँ जीत चुके हैं? अभी तो चुनाव होने हैं, लोगों को अपना निर्णय देना है, और आप कह रहे हैं हम जीत चुके हैं। इतना घमंड है, बहुत ही अफसोस कर रहे हैं। सुन लीजिए खेमचंद जी, सुन लीजिए। बताइए, ये कह रहे हैं कि हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को के ऊपर आरोप लगा रहे हैं 2 जगह से चुनाव लड़ने के लिए। तो आरोप तो पहले इन्होंने शुरू किया। बताइए योगी आदित्यनाथ जी को अयोध्या से लड़ने की बात किसने कही? इन्होंने कही। इनका संगठन जाकर के वहां मोबाइल टैबलेट बांटा, संगठन को तैयार किया, दी गई। आप दिखाओगे? अच्छा मैं सुनिए मैं आऊंगा खेमचंद जी, आपके पास आ जाऊंगा, आपके पास। सुन लीजिए, देखिए डर तो कहीं ना कहीं इनको है, बीजेपी को है, योगी आदित्यनाथ जी को है, तभी तो ये भाग रहे हैं, अयोध्या से भागे। नहीं तो अगर इनपे था, इन लोगों के पार्टी और संगठन में बल था, तो अयोध्या से लड़ लेते, हमारे प्रत्याशी हरा देते पवन पांडे को। क्यों नहीं हराए? भागना पड़ा ना इनको। देखिए ये लोग भागे, हम लोग तो वहां गए करहल में, क्यों नहीं आकर के लड़ते करहल में? करहल में सब लोग जाकर के लग रहे हैं, और उसके बाद एडिटेड फोटो लगा रहे हैं। एडिटेड फोटो लगाना पड़ रहा है जाकर के उस विधानसभा में और उस जिला में। अगर उस जिला में जाकर के एडिटेड फोटो लगाना पड़ेगा, त्रिशूल जी आप एक एंकर हैं, बुद्धिजीवी है, पढ़े लिखे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जब एडिटेड फोटो का इस्तेमाल करना पड़ रहा है तो वहां पे इन लोगों की क्या हालत होगी। ये लोग वहां से तो एक प्रधानी महाप्रधानी का चुनाव जीत ही नहीं पाएंगे, और ये लोग बात कर रहे हैं वहां से विधायकी जीतने की। देखिए दीपक पांडे जी, किसी टीम के ऊपर बहुत ज्यादा लोड होता है तो एक आध गलती हो जाती है, समझे? टीम के ऊपर लोड क्यों भैया? भीड़ अगर आती और वहां की जनता इनको पसंद करती, सोशल तो टीम के ऊपर एडिट करने का लोड क्यों होता? बीजेपी की सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा लोड है, समझिए आप। मतलब एडिट करने का आप आरोप लगा रहे हैं, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं त्रिशूल जी कि टीम को एडिट करना पड़ रहा है। टीम एडिट करने में इसलिए गलती कर रही है। अरे भीड़ नहीं आ रही है तभी तो टीम को एडिट करना पड़ रहा है। खेमचंद जी, ये अच्छी बात है, आप भी समझ रहे हैं इनकी बातों को कि टीम को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, वीडियो एडिटिंग की, फोटो एडिटिंग की, कि वहां जनता नहीं आ रही है, भीड़ नहीं आ रही है। बिल्कुल। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर हैं। हम चलेंगे अपने मेहमानों के पास। दिलीप यशवर्धन राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप जी स्वागत आपका एनबी न्यूज पर। दिलीप जी, ये सब जो चल रहा है करहल से लेकर लखनऊ तक, क्या लगता है आपको, क्या विश्लेषण है? इतने दिन निकल चुके हैं और धीरे धीरे अब घड़ियां एकदम 7 चरणों को भी पूरा कर लेंगी, क्या लगता है आपको? ये दोनों पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, दोनों ही डरते हैं, और दोनों ही के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि दोनों ही जानते हैं कि इस बार का जो 10 मार्च के चुनाव रिजल्ट आने वाला है वो बड़ा अप्रत्याशित रिजल्ट आने वाला है। इसके खाते में कुर्सी जाएगी ये 10 मार्च को पता चल जाएगा, लेकिन इस बार का रिजल्ट बड़ा चौंकाने वाला हो। ये दोनों ही पार्टियां ऊपर से जितना कम कर रही हैं, अंदर से दोनों ही पार्टियां डरी हुई हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है।
और रही बात चुनाव प्रचार की, तो चुनाव प्रचार में अगर आज मुलायम सिंह जी चले गए तो ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। पार्टी के लिए चुनाव करने गए हैं, सभी लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर बड़ा नेता, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, जितने मंत्री हैं, जितने बड़े बड़े दिग्गज हैं, सब चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जब वेस्ट बंगाल में चुनाव था तो यहाँ से मोदी जी प्रचार करने जा रहे थे। तो प्रचार करना एक प्रक्रिया है राजनीति की। ये कैसे कहा जा सकता है कि अगर मुलायम सिंह जी प्रचार करने चले गए तो अखिलेश कमजोरी महसूस कर रहे हैं, अखिलेश को डर लग रहा है। अखिलेश उनके बेटे हैं, प्लस वो पार्टी के मुखिया है, पार्टी के फाउंडर है और अपनी पार्टी के लिए बड़ा चुनाव है। ये कोई पंचायत का चुनाव नहीं है, कोई सभापति का चुनाव नहीं है, ये विधानसभा का चुनाव है। और जो समाजवादी पार्टी है वो तो क्षेत्रीय पार्टी है, इसी क्षेत्र से उसका उदय हुआ है, इसी क्षेत्र में उसका साम्राज्य है, इसी से सारी चीजें यही जड़ें हैं। अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए अगर मुलायम सिंह जी प्रचार करने चले जाते हैं तो मैं इस बात को बहुत विशेष नजर से नहीं देखता हूँ। ये चुनावी नॉर्मल प्रक्रिया है और उन्हें जाना भी चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। खेमचंद जी, देखिए आपके आरोपों की पूरी तरह से उन्होंने एक समीक्षा की है कि आप जो कह रहे हैं कि उनको जाना पड़ा, इनको जाना पड़ा, ये सब बहुत ज़्यादा ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। अगर उन्हीं के नेता, उन्हीं के घर के लोग नहीं जाएंगे तो कौन लोग जाएंगे, बताइए जरा। बिल्कुल सही कहा कि इसको हम बिल्कुल अलग तरीके से नहीं देखते। अगर प्रथम चरण से आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी एक्टिव रहते हैं, उनको अखिलेश जी मान सम्मान दे रहे होते हैं, ना तो उनको मान सम्मान दे रहे थे और ना ही वो एक्टिव थे। दूसरी चरण में देखा ना ही वो एक्टिव थे, किसी और सीट पे देखा नहीं वो एक्टिव है। लेकिन जो अखिलेश को रियलाइज हुआ कि भाई उन्होंने मान सम्मान पिताजी को दिया नहीं, वो अपमान किया, लोगों में मैसेज है और अब वो हारने जा रहे हैं, तो चलो पिताजी की चरण में वही शायद बचा लें। लेकिन लोग तो समझदार हैं, लोग जानते हैं एक बीमार व्यक्ति को उठा के लाए हो, पहले तो उनकी याद नहीं आई, पहले तो उनको मान सम्मान नहीं दिया, पहले तो परिवार का ख्याल नहीं रखा। तो देखो वो उनका इंटरनल मैटर है, वो चाहे तो प्रचार कराएं चाहे ना कराएं। देखो आप कहे सब कुछ जा रहे हैं, कह रहे हैं इंटरनल मैटर है। ये मुलम्मा मत चढ़ाया कीजिए खेमचंद जी, ये खेमचंद जी ये मुलम्मा मत चढ़ाया कीजिए। आप कहे सब जा रहे हैं उन पे, भिगो के मारे जा रहे हो, कह रहे हैं देखिए इंटरनल मैटर है, ये हम नहीं कहेंगे। अरे खेमचंद जी थोड़ा तो आपने हमें बुलाया है, आपका आदरणीय इतना बड़ा चैनल है और आपका रिसोर्स लगे हुए हैं, जनता देख रही है, जनता जनार्दन देख रही है, तो बात बताना तो हमारी ड्यूटी है, इसीलिए पार्टी ने भी हमें बैठाया हुआ है और आपने भी बिल्कुल हमें दिया बिल्कुल। दीपक पांडे जी देखिए कह रहे हैं इंटरनल मैटर है, लेकिन अब मान सम्मान नहीं कर पाए पिताजी का अखिलेश यादव। अभी पता नहीं है ये पिताजी का मान सम्मान कैसे करते हैं। हम तो चाहते हैं पिताजी का हम लोग बड़े अच्छे से मान सम्मान करते हैं। आपने देखा होगा स्टार प्रचारक की लिस्ट में उनका नाम सर्वोपरि था, सबसे पहले था। अब उनकी इच्छा है, देखिए वो वहां करहल में गए हैं प्रचार करने, और जहां तक हम लोगों को पता चल रहा है वो हमारे जिला आजमगढ़ में भी आने वाले हैं प्रचार करने के लिए। तो फिर एक कहेंगे कि ये आजमगढ़ में क्यों आए। ये देखिए क्या होता है, टेंडेंसी है। देखिए जहां पे उन लोगों को अपनापन मिलता है, जहां से उन्होंने शुरू की है, आपको जहां बचपना गुजरा होगा, उनका राजनीतिक बचपना वहां पे गुजरा है, तो उस प्यार को दोबारा पाने के लिए गए हैं जनता के बीच में। और ये लोग क्या सोच रहे हैं, तो लोग सोचने दीजिए, उससे नहीं मतलब है। उनका राजनीतिक बचपना वहां से गुजरा है, राजनीतिक वहां पे उनका पिलर की स्थापना हुई है उस जगह से। तो माननीय मुलायम जी चाह रहे हैं, अच्छी बात है, वो अपनी नींव को दोबारा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सब चीजें हैं। और राजनीति में चलता रहता है ये चीजें की अब राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से देखें तब भी हमारे संरक्षक है, उनको जाना चाहिए। और उसके बाद पिता पुत्र के तौर पे भी देखें तो पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बेटा को मजबूत करने के लिए जितना हो सके उसे करना चाहिए। तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मजबूत करने के लिए हमारे संरक्षक जी कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है। बाकी इसमें अगर ये लोग कर रहे हैं, तो कहने वाली बात यह है कि उसी एक सीट पे देखिए आप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम कैबिनेट मंत्री, तमाम उत्तर प्रदेश के मंत्री, विधायक लगे हुए हैं, उसके बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा है। हमारे बघेल साहब है, बड़े फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे हैं, मंच से गालियां भी बक दे रहे हैं। तो वो सारी चीजें हैं, तो ये सब तो देखना पड़ेगा। जब प्रत्याशी से लेकर के प्रवक्ता तक वहां पे डिस्टर्ब हो गए हैं एक ही सीट को लेकर के, मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि गाली कहाँ बक दी है, ये गाली कहाँ बक दी है? करहल के चक्कर में गोरखपुर हार जाए। नहीं, एसपी सिंह बघेल ने गाली कहाँ बक दी है, जरा बताइए। एसपी सिंह बघेल का मैं आपको भी वीडियो दे देता हूँ, मंच से गाली दे रहे हैं अभी। आपको लगता है आप थोड़ा सा कम कवरेज कर रहे हैं आजकल, अभी मैं आपको भेज देता हूँ व्हाट्सएप पे। अच्छा
हमारे कवरेज को कम और ज्यादा तो मत आप मूल्यांकन कीजिए, लेकिन मैं पूछ अगर आपको ये नॉलेज नहीं है त्रिशूल जी, देखिए बुरा मत मानिएगा, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है तो मैं आपको वीडियो देने की बात कर रहा हूँ, मैं आपको वीडियो दूंगा और इसी चुनाव का वीडियो नहीं दूंगा। नहीं, पूछने का जो, सुनिए सुनिए दीपक जी, पूछने का तात्पर्य ये रहता है पुष्टि करना बात की, पूछने का तात्पर्य ये नहीं रहता। मैं दावे के साथ कर रहा हूं, हाँ, अभी आपको पुष्टि करूंगा। पूछने का तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं रहता कि पता नहीं है, पूछने का तात्पर्य ये रहता है कि पुष्टि करना और फिर जो संबंधित पार्टी का प्रवक्ता है उनसे पुष्टि करवाना, ये हमारा तात्पर्य रहता है। देखिए वो अब कभी मानेंगे अब आप हैं। अब देखिए, आप कह लीजिए कम कवरेज ज्यादा कवरेज, वो हम नहीं कहेंगे, आपका मन है, आपका विचार है, आपका कर्म है, आप जो कुछ कहें, स्वतंत्र हैं, लोकतंत्र है ये। तो अगर आपको देखिए, मैं इसलिए बोला कि आप बोले कि मुझे आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको दे दूंगा रेफरेंस वीडियो दे दूंगा। पुष्टि के लिए पूछा। खेमचंद जी, ये जो आरोप लगा रहे हैं, खेमचंद जी ये जो आरोप लगा रहे हैं, दीपक पांडे जो कह रहे हैं कि मैं लाइव चैनल पे आरोप लगा रहा हूं, अब मुझे पता है नेशनल चैनल है, मैं इस पे आरोप लगा रहा हूं, तो मैं आरोप लगा रहा हूं तो मैं पुष्टि करूंगा, 100% पुष्टि करूंगा। खेमचंद जी, ये क्या बात सही है कि मंच से गाली दे रहे हैं एसपी सिंह बघेल? देखिए, मेरे को कोई जानकारी नहीं, लेकिन ये बहुत ही हास्यास्पद है। एक पार्टी जिसके 95% लोग ऐसे हैं जो मारपीट करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, भूमि हत्याते हैं, जिनके पास केसेज हैं, ऐसे नहीं, लोग ये अगर इस आपकी तरीके से जानकारी कंप्लेंट में करते है हैं तो या बहुत ही नहीं है? हास्यास्पद लगता है। आपकी जानकारी में मेरी ये है या जानकारी नहीं है? मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन ऐसी पार्टी के लोग जो खुद ऐसे नेचर के हैं और अलग अलग तरीके के उन पे केस हैं, जब वो लोगों को उस पे कोई विश्वास नहीं होगा, हजम होने चलिए वाली ठीक है, ठीक है। एक छोटी सी टिप्पणी बताऊं मैं चाहूंगा, मैं मानता हूँ समाजवादी पार्टी परिवारवाद वाली पार्टी है और उसमें बाप बेटे को, बेटा बाप को कभी मजबूत करता है, कभी कमजोर करता है, क्योंकि वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, किसको किस पे कब्जा करना है वहां पे लगे रहते हैं। जनता को मजबूत करने का मतलब जनता को मजबूत करना है, ऐसा पर्पज ना पिताजी का था ना बेटा का है। हाँ, लेकिन इन्होंने आज आदरणीय नेताजी की, अब मैं आऊंगा दिलीप जी, आपके पास आ रहा हूँ मैं, एक बार जरा इनको, एक जगह पे जाना था, वहाँ पे प्यार मिलता है, इसका मतलब बाकी उत्तर प्रदेश में प्यार। चलिए अब ठीक है, ठीक है। हाँ दीपक जी बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। अब उनको प्यार नहीं करते, सम्मान नहीं देते। आइए मुद्दे पे आइए साहब। आडवाणी जी को मंच का पीछे का रास्ता किसने दिखाया? आडवाणी जी ने किसको मजबूत किया था? आडवाणी हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब आज भी उनका मान सम्मान करने, उनके जन्मदिन पे उनको प्रणाम करने, उनको बधाई देने जाते हैं। हमारे यहाँ पे बड़ों का आदर ठीक है, सत्कार बहुत किया जाता ठीक है। मैं ठीक है दीपक जी, खेमचंद जी आऊंगा आपके पास। दिलीप जी, क्या कर रहे हो? दिलीप जी देखिए, जाओ पीछे कर देते हो। अरे सर रुक जाइए, अरे दीपक जी, दिलीप जी, आपको लग नहीं रहा है कहीं धार थोड़ी कम है? धार उतनी मजबूत नहीं है। धार किसकी? धार समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों का हमला जो है, वो धार कहीं उतनी मजबूत नहीं दिख रही है। लग रहा है कि भैया युद्ध बहुत जोर से छिड़ा हुआ है और परिणाम निकलेंगे तभी पता चलेगा विजेता कौन है। अभी पूर्वाभास जो था वो थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है। त्रिशूल जी, धार एक्चुअली में सामाजिकता की कमी है, सामाजिकता की कमी है। धार जो है वो सभ्यता की कमी, धार जो है वो सामाजिक उत्थान की कमी। ये सारी राजनीतिक पार्टी, मैं भाजपा और सपा और भाजपा की बात नहीं कर रहा हूँ, हर व्यक्ति वो जो सामने वाले को इल्जाम लगा रहा है वो अपनी तरफ नहीं देख रहा है कि हमारे में कितनी कमी है। जो एक राजनीतिक पार्टी दूसरी राजनीतिक पार्टी को इल्जाम लगाती है वो उसके अंदर वही कमियां प्रचुर मात्रा में होती है, लेकिन वो अपने आप को अच्छा बता देता है और सामने वाले को बुरा साबित करने के लिए पूरा जोर लगा देता है। अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। मेरा सवाल है कि समाजवादी पार्टी गुंडों की? बिल्कुल दिलीप जी, मैं जवाब लूंगा, इससे पहले लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर हैं। हम चलेंगे सीधे दिलीप यशवर्धन के पास। दिलीप जी, धार जो है ये कहीं ना कहीं युद्ध अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो धार अब ये होने लगी है कि पहले देखा जाए कि परिणाम निकलता क्या है। शायद इस बात पर चिंतन ज्यादा है। ये तो मैंने त्रिशूल जी आपका स्टार्टिंग स्टेटमेंट में कहा ना कि ये दोनों पार्टियां अंदर से डरी हुई हैं, लेकिन ऊपर से पूरा विश्वास दिखा रहे हैं। जिस समय राजनीतिक पार्टियों का हाल उस बच्चे की तरह है, छोटे बच्चे की तरह, जिसको आप डांटिए तो वो डरता है, अंदर से डर रहा होता है, लेकिन ऊपर से कहता है मैं मार दूंगा। वही वाला हाल इसमें दोनों राजनीतिक पार्टियों का है। रिजल्ट क्या होगा इस बात पर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। उसका कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि उसने समाज के लिए ऐसा कुछ नहीं किया है जो समाज उसको वोट दे, और समाजवादी पार्टी तो जानती ही है कि कुछ किया ही नहीं था। तो दोनों पार्टियां सिर्फ राजनीतिक नजरिए से जो काम कर रही थी, वो राजनीतिक नजरिया आप उनको वोट में दोबारा परिवर्तित होता नजर नहीं आ रहा। इसीलिए हम कितने अच्छे हैं, हमने क्या किया है, इससे ज्यादा जोर है कि तुम कितने बुरे हो और तुमने क्या नहीं किया। आज की राजनीति जो है वो इस बात पर ठीक चाहिए कि तुम कितने बुरे हो। हम अच्छे हैं या नहीं इससे मतलब, लेकिन तुम बहुत बुरे हो, तुमने बहुत गलतियां की, तुमने सबसे ज्यादा बुरा काम किया है, इसलिए जनता तुमको वोट नहीं देगी। और जब जनता वोट दे देगी तो वो कहेंगे जनता को समझ में नहीं आता है, जनता ने पता नहीं क्या सोच के वोट दे दिया है। अब राजीकरण की बात अभी चल रही थी, एडीआर की रिपोर्ट आई है, सबसे ज्यादा अपराधिक प्रवृत्ति के अगर लोग हैं तो भारतीय जनता पार्टी में है। इसमें तो समाजवादी पार्टी का कोई नाम भी नहीं है। पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी है, दूसरे नंबर पे कांग्रेस है, तीसरे नंबर पर कोई तीसरी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है ही नहीं। समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी में कहा जाता है, माना भी जाता है, और गुंडागर्दी थी उनके जमाने में। लेकिन योगी जी का कहना है या भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को बड़े अच्छे से मेंटेन किया है। सारे गुंडे या तो मर गए, इनकाउंटर हो गए, ठोक दिए गए, या प्रदेश छोड़ के भाग गए। तो सारे गुंडे प्रदेश छोड़ के भाग गए, ठोक दिए गए, तो ये कौन से गुंडे इलेक्शन की समय से निकल आए। तो और जो समाजवादी पार्टी ये दम भर रही है कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ नहीं हुआ, इन्होंने कुछ नहीं किया, तो साहब प्रदेश 5 साल से डेवलपमेंट जो डेवलपमेंट हुआ है वो आप तो नहीं कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है। और आपने जो काम किया था वो भी आपने कोई ऐसा काम नहीं किया। आप एक ही बात पर रोना रोते हैं कि हमने एक्सप्रेस वे बनवा दिया, हमने मेट्रो चला दी। तो क्या एक्सप्रेस वे बना देने से और मेट्रो चला देने से पूरे प्रदेश का डेवलपमेंट हो जाता है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ना आपने किया, ना आपने किया। मिडिल क्लास को लेकर के ना आपने कोई काम किया, ना इस सरकार ने कोई काम किया। जनता टैक्सेस के बोझ से कम हल्का पर महसूस करे, इसके लिए ना आपने काम किया था, ना आप काम कर रहे हैं। सरकार के खजाने में पैसा कैसे निकलेगा, इसकी तो स्कीमें आपने भी बना दी थी। जब समाजवादी पार्टी में लैपटॉप आता था तो भारतीय जनता पार्टी ने पेट भर भर के गालियां दी थी। लेकिन अभी 1 महीना पहले भारतीय जनता पार्टी में भी जो है वो लैपटॉप, स्मार्टफोन और टैबलेट बांटे हैं, तो फर्क क्या रह गया? बांटने का कितना खजाना आप खोल देंगे, ये तो दोनों पार्टियां बहुत अच्छे से बताती हैं, लेकिन खजाना भरेगा कैसे? वो फ्री बांटने का बोझा जो मिडिल क्लास आदमी झेल रहा है उसी को पड़ता रहेगा, उसको भी कुछ सुकून मिलेगा? जो हम महंगाई के बोझ चले दबे जा रहे हैं, चाहे किसी की भी सरकार, तो मिडिल क्लास जनता महंगाई के बोझ चले दब रही है, कोई पार्टियों के पास समाधान नहीं है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, संवैधानिक जिम्मेदारी है दोनों पार्टियों के ऊपर। आप देखिए कि पिछले 2 चरणों के चुनाव में वोटिंग परसेंटेज पिछले साल से कम रहा। ये बड़ी चिंता का विषय है कि आज भी इतना डेवलपमेंट समाजवादी पार्टी ने किया, इतना डेवलपमेंट भारतीय जनता पार्टी के लिए, मतलब डेवलपमेंट इतना हो गया है कि हम उसका बोझा नहीं उठा पा रहे हैं, लेकिन फिर भी जनता घर से वोट देने नहीं निकल रही है। ये जागरूकता कौन फैलाएगा? ये जागरूकता कौन लेकर के आएगा जनता के अंदर कि आप वोट देने जाइए, या नहीं देना तो कम से कम नोटा दबाइए, घर से निकलिए। तो आप क्यों नहीं घर से निकालना चाहते? ये जागरूकता क्यों नहीं फैलाना चाहते? ठीक बात है, बिल्कुल। अपनी तो पढ़ रहे हैं, लेकिन जनता को भी तो समझाइए कि वोट देने के लिए, और ये जनता का विषय है कितना वोट देने नहीं निकल रही है। ठीक बात है। खेमचंद जी देखिए, बड़ी गंभीर बात दिलीप यशवर्धन ने कही है कि एक तो सबसे बड़ी बात कि अपनी अच्छाइयाँ गिनाना से ज़्यादा ये है कि दूसरों की बुराई गिनानी पड़ रही है। ये मजबूरी है लोकतांत्रिक आपकी, सबकी, सभी दलों की। और दूसरी बात कि अगर
इतना लोकतंत्र के प्रति कहीं ना कहीं आपने विश्वास पैदा किया है, तो वोट ऑफ परसेंट क्यों नहीं बढ़ रहा है? ये बड़ा कारण है दोनों। इसमें दो चीजें हैं। एक, हम बुराई नहीं कर रहे, हमारा जो फोकस है अपने काम पे है। डबल इंजन ने जो विकास का काम किया उसके बारे में हम लोग बता रहे हैं, लेकिन हाँ, हम कंपेयर जरूर कर रहे हैं कि 2017 से पहले क्या था। 2017 से पहले 8 घंटे बिजली आती थी, आज 23 घंटे गांव में बिजली आती है और शहरों में 24 घंटे बिजली आती है। 2017 से पहले घरों में से मवेशियों को खो लेते थे, आज लोग घरों में सोते हैं और बाहर से कोई मवेशी को छू नहीं सकता। 2017 से पहले गांव में सड़क नहीं थी, आज गांव में सड़क भी है, गांव में बिजली भी है। 2017 से पहले फ्री में राशन नहीं मिलता था, आज डबल राशन मिल रहा है और खाने का तेल भी मिल रहा है, 1 किलो चना भी मिल रहे हैं। 2017 से पहले घर घर में टॉयलेट नहीं थी, हमारी माता बहनों को खुले में सोच के लिए जाना पड़ता था। तो हम कंपेयर जरूर कर रहे हैं। 2017 से पहले प्रचुर मात्रा में किसानों को बैंकों से ऋण नहीं मिलता था, जो ना के बराबर ब्याज पे होता है, उनको महाजन के पास जाना पड़ता था। 2017 से पहले जो फसलों का जो बीमा है वो नहीं होता था, आज फसलों का बीमा होता है। अगर उसमें कोई परेशानी होती है तो उनको पूरा कंपनसेशन मिलता है। 2017 से पहले 2-2, 3-3 साल में गन्ना किसानों को पेमेंट मिलता था, आज मैं ये नहीं कहता 1 हफ्ते में मिल जाता है, लेकिन महीनों के बीच में ही उनको पेमेंट मिल जाता है। 1.5 लाख करोड़ हम लोग दे चुके हैं, जो पूरा एसपी और बीएसपी के कार्यकाल में उतना पेमेंट नहीं हुआ। 2017 से पहले आप देखेंगे हर खेत में पानी पहुंचाने की कोई योजना नहीं थी, आज योजना है। 2017 से पहले जिस तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है वो नहीं हुआ। 2017 से पहले 21, सिर्फ एक कार्यकाल में 21 मेडिकल कॉलेज कभी नहीं बने, एम्स जैसा इंस्टीट्यूट कभी नहीं बना, हर जिला हॉस्पिटल ऑक्सीजन के लिए कभी इक्विप नहीं हुआ। आज हर बीमारी का इलाज वहां पे हो सकता है। और 2017 से पहले 25 करोड़ यूपी वालों को वैक्सीनेट करने का अभियान या किसी भी सपोर्ट अभियान, इस तरीके का अभियान पहले कभी नहीं चला। हम तो अपने काम अब ऐसा लग रहा है, देखिए कंपैरिजन जरूर करना पड़ेगा। खेमचंद जी, ऐसा लग रहा है कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में कुछ था ही नहीं। खेमचंद जी, ऐसा लग रहा है कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में कुछ था ही नहीं महाराज। उत्तर प्रदेश वाज डिजर्विंग बेटर, वो हम दे रहे हैं। कुछ था नहीं ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा हम कह भी नहीं सकते। 2017 से पहले आपने जो 5 साल में हमने किया है वो 22-23 साल में नहीं कर पाए। हम ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश बेटर डिजर्व करता था और वो हम देने की कोशिश कर रहे हैं, हमने दिया भी है और आने वाले 5 साल में उसकी रफ्तार को और बढ़ाएंगे। यही हम जनता के बीच में। दीपक पांडे जी, 2017 से पहले क्या क्या नहीं था, आप सुन लिए होंगे अच्छी तरह से। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, भाई साहब ने व्हाट्सएप का भाषण सुना, पढ़ दी, ठीक है। अब आपको बता दें एडीआर की रिपोर्ट मैंने सीधा आप भाषण बोलोगे, मैंने फैक्ट रखे, आप बताओ एक ही फैक्ट पे झुटला दो। नहीं मानेंगे। सीएमआई की रिपोर्ट में गैस सिलेंडर नहीं दिए, क्या किसानों को मदद नहीं, बताइए। ये किस मुद्दे की सारी बातें गिना रहे थे। देखिए अपराध की बातें, ये एडीआर जब बोलेगा कि राजनीति में कितना अपराध आती है नहीं आती, बेरोजगारी और इकोनॉमी की बात करेगा तो ये नहीं मानेंगे, उल्टा एफआईआर करने की धमकी दे देंगे। उसके बाद अगर हम आएंगे एनसीआरबी की बात करने तो एनसीआरबी की बात ये नहीं मानेंगे। 2017 से पहले बताइए कहीं भी ऐसा हुआ था कि लड़की का बलात्कार होता है 15 दिन तक उसके एफआईआर नहीं दर्ज की जाती है। बहुत गलतियां हो जाती हैं। आप याद रखो नेताजी ने बोला था लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, अखिलेश से गलती नहीं तो आप परिवार के गलतियां हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश में हुआ था ये सब। आजम खान साहब फोन पे एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों को छुड़वा देते थे। सुन लीजिए खेमचंद, सुन लीजिए आपने बोला, मैंने उनको रोका, सुन लीजिए अब। ऐसा कभी 2017 से पहले हुआ था? एक माफिया सरेआम क्रिकेट खेल रहा है, नामांकन कर रहा है, प्रचार कर रहा है, 2017 से पहले ऐसा कभी हुआ था? ये बात कर रहे हैं भाई साहब, व्हाट्सएप पढ़ के आते हो, भाषण की तरह बोल देते हो। ये भाषण नहीं है, ये डिबेट है। इसमें तथ्यात्मक बात करोगे तो सही रहेगा, झूठ का पुलिंदा बनाओगे तो मुंह को खानी पड़ेगी। ठीक है दिलीप जी, देखिए जो उपलब्धियां गिनाई गई हैं आपको, आप भी मुस्कुराने लगे बीच में। ये जो एकदम ऊपर नीचे हो जाता है ना, बिल्कुल बीजेपी ये कर देती है कि वो पहले कुछ नहीं था और अब बहुत कुछ है। ये कैसे देखते हैं पूरे इस मामले को? खेमचंद जी ने उपलब्धियां जो गिनाई 2017 से पहले की, पहले कुछ नहीं था और फिर उसके बाद ये हुआ,
तो कुछ तो हुआ ही होगा सरकारों में, ऐसी बात तो नहीं कि कुछ भी नहीं हुआ होगा। त्रिशूल जी, दो बातें खेमचंद जी से बहुत सम्मान के साथ। खेमचंद्र जी, आपने अगर कुछ किया है तो ये आप मत गिनाइए, आप कंपैरिजन मत करिए, कंपैरिजन हमको करनी चाहिए, जनता को करनी। अगर गांव में लाइट जल रही है और 2017 के पहले नहीं जल रही थी तो ये जनता को दिखाई दे रहा है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर 2017 के पहले सड़कें टूटी थी, 2017 के बाद भी बनी है, तो चलने वाली जनता ये जान रही है, इसमें आपको बताने, आप अगर बता रहे हैं इसका मतलब आपने काम किया नहीं है, आपने काम का सिर्फ ढिंढोरा किया। अगर काम किया है, रुक जाइए, सुन लीजिए, अगर आपने काम, अगर सड़कों पे लाइट जल रही है तो ये मेरी आंखों को दिखाई देगा, पब्लिक अंधी नहीं है। अगर उसके गांव में लाइट पहुंची है तो उस गांव की जनता ये जानती है कि ये लाइट किसने दी है, ये ज्ञान हर जनता को होता है। दूसरा, अब 2017 से पहले क्या नहीं था और 2017 के बाद क्या हो गया ये आपने गिना दिया। अब मैं आपको वो गिनाता हूँ तो जो 2017 के पहले भी नहीं था, जब था, और आज भी नहीं और है। बेरोजगारी की समस्या 2017 के पहले थी, 2017 के बाद भी है। चोरी चकारी, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम पहले भी थी, आज भी है। महंगाई की समस्या पहले भी थी, आज भी है। किसानों की समस्या पहले भी थी, आज भी है। प्रदूषण की समस्या पहले भी थी, आज भी है। टैक्स पेयर्स की समस्या, मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स को रिलीफ पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट 17 के पहले भी नहीं था, 17 के बाद भी नहीं है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 17 के पहले भी नहीं था, 17 के बाद भी नहीं है। हमारे ऊपर टैक्सेस का बर्डन 17 के पहले भी बढ़ रहा था, 17 के बाद भी बढ़ रहा है। महंगाई की मार मिडिल क्लास आदमी 17 के पहले भी झेल रहा था, 17 के बाद भी झेल रहा है। पुलिस थानों में FIR 17 के पहले भी नहीं लिखी जाती थी, 17 के बाद भी नहीं लिखी जाती है। और सबसे बड़ी बात कि हम टैक्सेस दे के पहले भी मर रहे थे मिडिल क्लास आदमी, आज भी मर रहे हैं। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए खेमचंद जी, वो तो बड़ा हो रहा था और आज भी हो रहा है। फ्री बांटने की जो प्रवृत्ति है आपकी, कोई राजनीतिक पार्टी अपने पार्टी फंड से फ्री नहीं बांटती। ऐसे हमारे महीने की कमाई को आप फ्री में वोट खरीदने के लिए बांट देते हैं, और ये देश का डेवलपमेंट नहीं है, ये देश को आप स्वाधीन नहीं बना रहे हैं, पराधीन बना रहे हैं। आज इस बात को गर्व के साथ कहते हैं कि मैंने 15 करोड़ लोगों को राशन दिया। मैं ये कहता हूँ कि 24 करोड़ अगर प्रदेश की जनसंख्या है और उसमें 15 करोड़ आदमी अगर आज भी हाथ में कटोरा लेके खड़ा है तो ये क्या का डेवलपमेंट है। 135 करोड़ की जनसंख्या है, ये आप कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। 135 करोड़ की जनसंख्या में 80 करोड़ आदमी आज भी फ्री का राशन आपसे ले रहा है, खाने के लिए नहीं है उसके पास, तो काय का डेवलपमेंट है? न 2017 के पहले न 2017 के बाद। आप बातें पहले भी थी और आज भी है। काम 17 के पहले भी हुआ था और काम 17 के बाद भी हुआ है। लेकिन जो काम हुआ है 17 के पहले भी वोट ओरिएंटेड होता था, राजनीति ओरिएंटेड होता था, और आज भी काम वोट ओरिएंटेड भी होता है और राजनीति ओरिएंटेड भी होता है, सामाजिक ओरिएंटेड आज भी। खेमचंद जी अब दीजिए जवाब आराम से। देखिए, मैं आदरणीय दिलीप जी से पूछना चाहता हूँ, क्या आप हमें अपने पॉजिटिव काम गिनाने से भी रोकना चाहते हैं, या फिर आप हमें सजेशन देना चाहते हैं कि वो मत बोलो? ठीक है, हम नहीं बोलेंगे, तो हम सामने की बुराई भी ना बोलें, तो फिर हम अपने जो हमारा घोषणा पत्र उससे बात कर लेते हैं। अब कौन से टॉपिक पे हमें बोलने देना चाहते हैं? कुछ कहना, कुछ सुन लीजिए बीच प्रचार में, सुन लीजिए किसी टॉपिक पे तो बोलेंगे, सुन लीजिए खेमचंद जी, सुन लीजिए, बोलेंगे। खेमचंद जी कुछ कहना चाह रहे, सुन लीजिए, कंप्लीट करने दीजिए ना, सुन लीजिए, बीच में कुछ ऐड करना, अरे महाराज ऐड करना चाह रहे हैं, ऐड करेंगे भैया, सवाल मैंने किया, सुन लीजिए, मेरा सवाल कंप्लीट होने दीजिए। आप एक बात बताइए, आप हम जो अचीवमेंट पे बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं जनता को पता है, उनको बताना नहीं चाहिए, तो प्रचार में हम अपनी अचीवमेंट ना बताएं, ठीक है, आपके अनुसार। नंबर 2, हम सामने वालों की कमी बताएं, वो भी नहीं बतानी चाहिए। तीसरा, हमारा जो घोषणा पत्र है हम उस पर बात करें, तो आप ये तो फ्यूचर में करोगे, अभी तो किया नहीं है, अभी जो किया उसके आधार पर वोट मांगे, तो आप क्या चाहते हैं, हम घर बैठ जाएं? नहीं, ये तो क्यों चाहेंगे आप घर बैठ जाएं, लेकिन दिलीप जी मैंने आपसे ये दूंगा कि आप अपने काम मत बताइए। एक्सपेक्टेशन है जी, मैंने आपसे ये दूंगा कि आप अपने काम मत बताइए, आप अपने काम बताइए, कंपैरिजन हमें करने दीजिए, वो तुलना हमको करने दीजिए, आप अपने काम बताइए, पहले के काम हम
ये बात नहीं, हम देख रहे हैं, तुलनात्मक अध्ययन बताना है। आप ये बात करिए कि हम सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, आप बताइए, आप अपना आकलन करिए, लेकिन हमें अपनी बात रखने का भी अधिकार है, तुलनात्मक अध्ययन करके भी रखने का अधिकार है, तभी तो लोगों को पता चलेगा। सुन लीजिए भैया, आप सुन लीजिए, आप बहुत देर बोले, अब रुकिए, बात कर रहे हैं कि दिसंबर में भी सर्दी पड़ रही है, जनवरी में भी पड़ रही है, मार्च में भी पड़ रही है, लेकिन मार्च में सुबह शाम पड़ती है भैया, पूरा दिन सर्दी नहीं पड़ती। जनवरी में पूरा दिन सर्दी पड़ती है, रात को भी पड़ती है, समझ लो, सुन लो, पड़ रही है, समाजवादी पार्टी में गुंडागर्दी का लेवल रात दिन वाला था, जनवरी की सर्दी जैसा था, हमारे राज्य में मार्च की सर्दी जैसा है। हम ये नहीं कह रहे कि 100% गुंडागर्दी खत्म हो गई, लेकिन 90% गुंडागर्दी खत्म हो गई। वैसे ही आप बिजली की बात करते हो, पहले बिजली समस्या थी, अरे अब का समस्या है, पहले 8 घंटे बिजली आती थी, 23 घंटे आती है, अब 1 घंटे की समस्या है, पहले कितने घंटे की समस्या थी, पहले 14 घंटे की समस्या थी। बिल्कुल, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर हैं, हम चलेंगे सीधे अपने मेहमानों के पास। खेमचंद जी, देखिए, जो दिलीप यशवर्धन कह रहे थे वो ये बात कह रहे हैं कि मूल्यांकन कीजिए और कहीं ना कहीं जो बात है वो ये भी देखिए कि जो जनता तय करेगी वो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन आप ये बताइए कि जो किया गया है और कहीं ना कहीं उसका एक ऐसा एक प्रतिशत रखिए कि ये मत कहिए कि ये बिल्कुल हमारे पहले कुछ नहीं हुआ और अब हमने जो किया है वही किया है। ये कहीं ना कहीं वो सुधारने की कोशिश कह रहे हैं आपसे, मुझे जहां तक लगता है। देखिए, मैं फिर से आपके टीवी के माध्यम से रिपीट कर दूं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार से पहले कुछ नहीं हुआ। ये आप ही कह रहे थे सर, अभी उत्तर प्रदेश डिजर्व करता था वो नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश 90% नंबर डिजर्व करता था, उनको 10%, 15%, 20% मिला। हमने 5 साल में करके दिखाया। जनता कंपेयर कर रही, जनता बता रही है। मैं 25 से 30 गांव में गया हूँ, मेरे को जनता ने बताया हमारे गांव में, अब मैं ब्रजभाषा में बोल के आपको बताता हूँ, हमारे गांव में तो 8 घंटा बिजली आ गई पहले, अब 23 घंटा आ गए। पहले ट्रांसफार्मर फूक जाओ तो 15 से 20 दिन लग जाए, अब 1 दिन में ट्रांसफार्मर आ रहा हूँ मैं दीपक जी, आ रहा हूँ। ऐसे ब्रजभाषा में लोगों ने बताया कि पहले गांव वालों को पैसा इकट्ठा करके, चंदा करके ट्रांसफार्मर के लिए बांध भेजना पड़ता था, अब फोन करते हैं लग जाता है। अच्छा, मैं ब्रजभाषा में पूछ लूं क्या? मैं भी पूछ लूं ब्रजभाषा में। हमने तंत्र को इम्प्रूव किया है खेमचंद जी, लोगों ने। खेमचंद जी क्या बताया? खेमचंद जी, ब्रजभाषा में पूछ लूं क्या? ये लोगों ने नहीं पूछा कि भैया महंगाई बहुत हो रही है, जाको कह रहे हो, जी नहीं बात पूछा? महंगाई को बता रहा हूँ, महंगाई को बता रहा हूँ भैया। यूपीए में 10% ज्यादा आई, हमारी सरकार में ऑन एन एवरेज 5% नीचे है। ठीक, अब महंगाई की बात कर लो। अब ये बताओ, खावे को अनाज मिल रहा है, पीएम किसान के माध्यम से वही तो कह रहे हैं सर, वही तो कह रहे हैं खेमचंद जी। सुन लो, अब महंगाई है कहाँ, सुन तो लो। हमने जब 14 करोड़ में से 15 करोड़ लोग अगर फ्री का राशन ले रहे हैं तो फिर इलाज कर रहे हैं, महंगाई है कहाँ? महंगाई है उत्तर राजस्थान में, जहाँ पे अभी तक कहीं नहीं है ना, बस केवल कांग्रेस की यहाँ सरकार है। पेट्रोल से तो करो। ठीक है, चलो ठीक है। दीपक जी आइए, बताइए, बोल लीजिए पहले। मेरी दूसरी मीटिंग है। थैंक यू, अच्छी डिबेट, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद, धन्यवाद, जैन। दीपक जी जरा बताइए कि ये तो बिल्कुल आत्ममंथन करने को तैयार ही नहीं है बीजेपी। देखिए सर, अगर देखिए आत्ममंथन वही करता है जिसके पास कुछ होता है। आत्ममंथन या मंथन वही करता है जिसके पास कुछ होता है, इनके पास कुछ है ही नहीं आत्ममंथन करने के लिए। देखिए क्या है कि आपको बता दें, अभी राजनीतिक विश्लेषक हमारे मित्र बैठे हुए, उन्होंने बड़े तथ्यात्मक ढंग से पेश किया सब कुछ चीज। इस प्रकार से आंकड़े देने चाहिए। वो बात करते हैं गुंडागर्दी की, न एडीआर की रिपोर्ट मानेंगे न एनसीआरबी का डेटा मानेंगे। तो गुंडागर्दी का आपके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला डेटा चलेगा, या आप अपने मुंह से कह दिए भैया गुंडागर्दी खत्म हो गई तो खत्म हो गई? ऐसे तो नहीं चलता है ना। खाता ना वही जो हम कहे वही सही, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। हमें तथ्यात्मक रूप से डेटा दीजिए। जैसे हम डेटा दे रहे हैं आपको
हमारे राजनीतिक विश्लेषक मित्र बैठे हैं वो डेटा दे रहे हैं, आप पत्रकार आप डेटा के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता ऐसा कभी नहीं करते। उनसे जब डेटा की बात करोगे तो कुछ और बात करेंगे, तुरंत घुमा देंगे, पलट जाएंगे या डिबेट छोड़ के भाग जाएंगे। भाई साहब चले गए, उनसे 4 डेटा की बात कर लो, अभी वो छोड़ के चले जाते हैं। तो समस्या यही बात की है कि देखिए जो हम कहे बस वही सुनो। उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत में बस यही हो रहा है, हमारे मन की बात सुनो, हमारा काम जो हम कह दिए बस वही काम है, तुम मत कुछ कहो, तुम मत कुछ सुनो, जो हम कहे बस यही सुनो, यही करो 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 करो, यही चल रहा है। उत्तर प्रदेश हो या विकास, मन की बात हमेशा होती है, कभी जनता की भी बात करोगे। ये भाई साहब आए अपने मन की बात सुनाए और जय श्री राधे करके चले गए। भाई साहब हमारे प्रश्नों का तो जवाब वो शुरू से नहीं दे पाए। मैंने कहा कि आपने बात की, बड़े सारे आरोप लगाए, चलिए एडीआई की रिपोर्ट पे आ जाते हैं, एनसीआरबी की रिपोर्ट पे आ जाते हैं, सीएमआई की रिपोर्ट पे आ जाते हैं, हंगर इंडेक्स पे आ जाते हैं, बड़े सारे रिपोर्टें आती है। किसी एक रिपोर्ट को उठा लीजिए और बता दीजिए कि 2017 से पहले बहुत खराब था, अब बड़ा अच्छा हो गया है। तो नहीं करेंगे, उस पर बात नहीं करेंगे, कोई उपलब्धि है ही नहीं तो करेंगे कहाँ। तो बात आते हैं अब करेंगे, एक उपलब्धि गिनाएंगे कि भाई साहब हमने 5 किलो राशन सबको दे दिए। भाई साहब आपने उत्तर प्रदेश को ऐसा क्यों बना दिया कि उत्तर प्रदेश की 22-23 करोड़ की जनता में 15 करोड़ जनता राशन 5 किलो राशन पे डिपेंडेंट हो गई। आपकी ये उपलब्धि नहीं, आपके लिए शर्मनाक बात होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए सीना पीटेंगे, छाती पीटेंगे, वो नहीं करेंगे। देखिए शर्म की बात को, समस्या इस चीज की है कि शर्म की चीजों को आजकल गौरवान्वित महसूस किया जा रहा है, उस पर सीना चौड़ा किया जा रहा है कि हमने पूरे भारत में 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया। अरे साहब आप इस पे गर्व मत करो, इस पे शर्म करो कि हमारे भारत में आज भी लोग सरकार पे डिपेंडेंट हो गए हैं। पहले तो यही लोग थे, कमा खा रहे थे कि नहीं कमा खा रहे थे। तो अब अगर यही बात आएगी कि लोग बेरोजगार हो गए, बेरोजगारी बढ़ गई है, तो नहीं मानेंगे, लेकिन ये मानेंगे कि हमने 80 लाख लोगों को, 80 करोड़ लोगों को दे दिया है, फ्री में राशन दे दिया है। एक बात मानेंगे, इसी की जो दूसरी 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है तो पक्का वो कहीं कहीं उनकी आमदनी कम हुई, वो बेरोजगार हुए होंगे, ये बात नहीं मानेंगे। बस ये मानेंगे कि वो लोग मांगे। तो इनको ये बताओ कि अंबानी 5 किलो राशन तो लेंगे नहीं, जिसके पास नहीं होगा वही तो सरकार पे डिपेंडेंट होगा। ठीक बात। एक क्या होता है, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ये लोग अपना पहलू दिखा देते हैं, दूसरा पहलू नहीं दिखाते। तो जब तक आप सत्ता में हो दोनों पहलू नहीं बताओगे जनता को, तो जनता भी समझदार हो गई है। ये सिक्का आपको दिखा दे कि 10 मार्च को हमने क्या किया है। सिक्का गिरने ही नहीं दे रही बीजेपी, तो दोनों तरफ खड़ा ही रख रखा है सिक्का। दिलीप यशवर्धन जी, ये जो अच्छी स्वस्थ परंपराओं को या कहीं जो बात होती है लोकतांत्रिक स्तर पे कि माना जाए कि ये चीज़ें सुधरनी चाहिए, वो कहीं अपेक्षा पूरी नहीं होती। आप जब कह रहे थे बात, उन्होंने उस बात को बिल्कुल तवज्जो नहीं दी और वो अपनी कथा पढ़ते रहे। ये तो मजबूरी है, राजनीतिक मजबूरी है कि वो अपनी कथा पढ़ेंगे। अगर वो कभी एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर वो जनता के सामने जिंदगी कैसे मारेंगे। सभी के लिए है, ये दीपक पांडे जी के लिए भी है। दीपक पांडे जी भी फ्री की बात कर रहे थे, फ्री की स्कीमें तो आपने भी चलाई थी अपने राज्य में और आने वाले समय में बढ़े थे, तो आप भी फ्री देने की बात कर अभी परसों इसलिए आज हम आएंगे तो राशन के साथ तेल की फ्री बांटेंगे। तो ये तो फ्री बांटने की प्रवृत्ति हर राजनीतिक पार्टी की होगी। हर राजनीतिक पार्टी जनता को भिखारी बना के रखना चाहती है। वो ये चाहती है कि यहाँ के लोग स्वावलंबी बन जाए, अपनी नौकरी, सरकार इतनी नौकरियां पैदा करते या इस तरह का रोजगार डेवलप करते या इतना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करते, बिजनेस डेवलपमेंट करते कि लोग स्वावलंबी बन जाए। सरकारें लोगों को स्वावलंबी नहीं बनाना चाहती, ये भिखारी नहीं बना के रखना चाहती है। हम आएंगे तो हम ये भी दे देंगे, हम स्कूटी भी दे देंगे, हम लाइट भी फ्री दे देंगे, हम मंजन भी फ्री दे देंगे, जूता कपड़ा खाना राशन तेल नून सब कुछ फ्री दे देंगे। आप भिखारी बने थे, हमको वोट देते रहिए और हम जो है जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो उन्हीं को रगड़ते रहेंगे, उन्हीं का खून पीते रहेंगे और आपको खाना खिलाते रहेंगे, क्योंकि आप हमको वोट देते हैं। ये प्रवृत्ति तो समाजवादी पार्टी की है, ये प्रवृत्ति भारतीय जनता पार्टी की है। तो अछूता कौन है इस बात? रिजर्वेशन इस देश से खत्म करने की बात की करता है, न समाजवादी करती है, न भारतीय जनता पार्टी करती है। जो इस देश की कीमत, जो इस देश की रीढ़ की हड्डी को कमजोर कर रहे हैं, उसको और कमजोर करने का काम काफी पार्टियां करती है। इल्जाम लगा रिजर्वेशन खत्म करने की बात कोई राजनीतिक पार्टी नहीं करेगी, दीपक जी भी नहीं करेंगे। बिल्कुल, दीपक जी का जवाब लेंगे, इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर हैं, हम चलेंगे अपने मेहमानों के पास। दीपक पांडे जी, देखिए जो अखिलेश यादव की जो बॉडी लैंग्वेज थी, चुनाव जब शुरू नहीं हुए थे, वो ऐसी थी कि बिल्कुल ये कॉन्फिडेंट थे कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री कर रही है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं चिंता आपके माथे पर भी है, शिकन आपके माथे पर भी है, और यह आपको समझना होगा कि चिंता क्यों है, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है, ऐसा नहीं है जैसा चुनाव से पहले था। देखिए, चुनाव के पहले कुछ है कि अब चुनावी आने होती है और ये बाकी कुछ नहीं है। जो हमारा हौसला चुनाव शुरू होने से पहले था, हौसला तो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आप भी सुन रहे होंगे, आप भी एनालिसिस देख रहे होंगे कि पहले, अब बताइए, कुछ चैनल ऐसे हैं जो कभी ये मानने को तैयार नहीं थे कि बीजेपी कम हो रही है, वो चैनल कह रहे हैं बीजेपी से वोटर नाराज है, रुष्ट है। अब की बार बीजेपी के वोटरों ने कष्ट दिया, पहले चरण में कष्ट दिया, दूसरे चरण में कष्ट दिया। तो वो चैनल अगर कहने लगे तो आपको त्रिशूल जी कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। जो कभी बात मानने को तैयार नहीं, वो ये बात मान रहा है कि बीजेपी को वोटरों ने कष्ट दिया है। दीपक जी, हम तो अपनी बात करते हैं, हम तो सब जो कह रहे हैं बिल्कुल सामने खुल्लम खुल्ला कहते हैं। बिल्कुल। हेलो, हाँ जी। आदमी कभी अपनी बात मानने को तैयार नहीं है। वो आदमी अगर मान रहा है कि कहीं न कहीं बीजेपी कष्ट से चल रही है, तो बताइए हमारे लिए तो खुशी की बात है। हमारे तो हौसले बुलंद होंगे नहीं होंगे। तो कभी मानता नहीं था, वो बंदा मानने लगा कि भैया ये हम तो कष्ट में आ गए। ये लोग कष्ट में है, ये चुनावी कष्ट में है, चुनावी हार वाला इनको कष्ट हो रहा है, अभी से हो रहा है। तो देखना, 7वें चरण आते आते जब हम वोट देने जाएंगे 7वें चरण का अपने आजमगढ़ में, तब तक ये लोग पूरा हौसला इनका टूट चुका होगा। ये लोग धाराशाही रहेंगे। 10 मार्च तक ये लोग बिल्कुल टूट ही नहीं सकते। ये लोग काउंटिंग तक नहीं जा पाएंगे। नहीं, लेकिन आप ये बताइए कि कहीं ना कहीं अगर जो ये लगता है कि सियासी समीकरण में जब आपको ये करना पड़ता है कि सारी चालें चलनी पड़ती हैं, तब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा है कि वो जो लड़ाई में दिख नहीं रहा है लेकिन हो रहा है। देखिए, राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है। हाँ। लेकिन इसमें क्या होता है, हर बात को समझ के सोचने समझने के लिए थोड़ा समीकरण बदलना पड़ता है। तो चुनाव है, समीकरण बदलते रहेंगे, यहाँ पे घड़ी से चलती रहेंगी। कभी आज ये समीकरण है तो कल वो समीकरण है। तो चुनावी राजनीति समीकरण आज कुछ है, कल कुछ और होगा। हमें लगेगा कि पहला चरण जीतने के लिए कुछ और समीकरण बनाना है, दूसरा चरण के लिए कुछ और। तो 7 चरण में 7 साइड की राजनीति करेंगे हम लोग, हम भी करेंगे, और हम जो हमारे विपक्षी लोग होंगे वो भी करेंगे। ठीक है। प्रदीप भटनागर जुड़ चुके हैं हमारे साथ बीजेपी से। प्रदीप भटनागर, स्वागत आपका एनबी न्यूज पर। जी धन्यवाद। प्रदीप भटनागर जी, ये जो जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता है वैसे वैसे चिंताएं भी बढ़ा देता है, लेकिन अब सबसे बड़ी बात चिंता है किसके लिए? राजनीतिक दलों के लिए ज़्यादा चिंता है। जनता के लिए तो 5 साल रहनी है, चाहे कोई भी रहे सत्ता में। लेकिन अब मुकाबला कड़ा हो रहा है और करहल में जिस तरह कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है, क्या लगता है आपको? देखिए, पेच जिसका फंसा होगा वो सोचेगा हमारा कोई पेच नहीं फंसा, हम बड़े आश्वस्त हैं। और जो चुनाव लड़ रहे हैं, करम से लड़े, चाहे उत्तर प्रदेश कहीं से लड़े, पूर्वांचल से, पश्चिम से, और जो हमने कर्म और कार्य करे हैं उससे बड़े आश्वस्त हैं और बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं। और जो शब्द जो जिसको बोलना है वो बोलने दे, उससे कोई कुछ नहीं होता। ये समाज का और जनता का काम है, किसको प्रतिनिधि चुनना है विधानसभा में, ये हमें प्रदेश की जनता पे छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम ज्यादा टेंशन लेंगे तो सर फट जाएगा ज्यादा। मगर जहाँ चुनाव के मुद्दों की बात है, नकली दम, नकली वादे और नकली हुक्का लोग भरने पे लगे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर प्रदेश की जनता को शांति चाहिए थी, कानून व्यवस्था चाहिए थी, जो चीज चाहिए थी उस चीज को लेकर प्रदेश की जनता को हमने बड़ा आश्वस्त कर रखा है। और हम भी जो लड़ रहे हैं, अगर करल विधानसभा से भी लड़ रहे हैं तो पूरी ताल ठोक के चुनाव लड़ रहे हैं। ना तो कोई डर है ना कोई भय। हमें वहां की जनता ने पहले भी समर्थन दिया था और आज भी हमें समर्थन मिलेगा। दीपक कोई कितने भी दावे करता रहे, कितनी भीड़ इकट्ठी करता रहे, कोई से कोई दिक्कत नहीं है। दीपक जी कहिए।
त्रिशूल जी मैं क्या कहूँ, इन्होंने कह दिया या मान लिए अब ये बात कर रहे हैं एडीआर की, वही बात इनको मैं फिर समझाऊंगा। एडीआर की रिपोर्ट ये पढ़ते नहीं है, एनसीआरबी की रिपोर्ट ये पढ़ते नहीं है, सीएमआई हमें की जरूरत रिपोर्ट नहीं है किसी की रिपोर्ट पढ़ने के लिए, हम जनता समाज की रिपोर्ट पढ़ते हैं। हमें रिपोर्ट मत पढ़वाइए, अपना सोचिए आपका क्या होगा। आपको जनता दौड़ा दौड़ा के कूट क्यों रही है, ये कौन सी रिपोर्ट बता अरे रही वो है? पता है जनता किसको दौड़ा रही किसको नहीं दौड़े, हमें मत बताइए। कूट रही है, आप जैसे बताइए। लोगों ने गुंडों को इकट्ठा करके जैसे विधायकों के कपड़े फड़वाए पीछे भगवा, वो भी लोगों ने देखा, चाहे वो लोक दल के हो समाजवादी पार्टी के हो। थोड़ा सा जो थोड़े बहुत गुंडे ये तो प्रवृत्ति के लोग बताएंगे। रह गए हैं, वही प्रदेश में जगह नहीं मिलेगी रहने के लिए, बेफिक्र रहिए। किसको जनता दौड़ा के कूट रही है बताइए? ये भाई साहब, तो जनता का अगर फीडबैक पे जाओगे तो जनता तो दौड़ा के कूट रही है आपको। आप तो बिल्कुल ही खत्म हो चुके हो फिर तो। यही तो विडंबना है त्रिशूल जी, कि दौड़ा दौड़ा के पीट रही है। किसको पीट रही है? लोकदल के लोग जो किसान बन के काम कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग जो किसानों के रूप लगा के और गुंडागर्दी कर रहे हैं, और यहाँ सफाई दे रहे हैं बैठ के यहाँ पे। तो लगा रहे हैं तो भाई साहब, जनता तो आपके साथ कहीं दिख नहीं रही है। रोड शो में आपके अमित शाह के रोड शो में भीड़ डिम्पल नहीं जी आ क्यों हार रही गई? आ रहे हैं। योगी डिम्पल आदित्यनाथ जी क्यों हार गई? और आपके सारे जितने विधायक परिवार के लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनाव लड़ रहे क्यों हार गए? सारे प्रधान क्यों हार गए परिवार के आपके? कभी आप गाजियाबाद में दौड़ा जा रहे हैं, कभी नोएडा में दौड़ा जा रहे हैं, कभी मुजफ्फरनगर। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो भाई? मेरा क्षेत्र है, कौन दौड़ा रहा है? जबरदस्ती झूठ बोल रहे हो टीवी बैठ के। आपकी शक्ल बता रही है, आप झूठ बोल रहे हो बैठ के। वो तो दाढ़ी मुंह से छुपी हुई है आपका मुंह। अरे छोड़ दीजिए, मत झूठ मत बोलिए बैठ के टीवी पे। और यार झूठ नहीं बोलते हैं। आपको प्रत्याशी मिल नहीं देते आपको चुनाव के लिए, गुंडों को आपने टिकट दिए, यहाँ बैठ के आप लंबी लंबी बातें यहाँ करे हो। लेकिन आप झूठ बोलेंगे। बताइए आपको कितनी जगह दौड़ाया गया? अच्छा, कहाँ आपके कार्यकर्ता थे टोपी पहन के किसानों की? बता दीजिए जरा, हरी टोपी पहने कहाँ आपके कार्यकर्ता थे? छोड़िए आप लोग, हमें आपके बारे में पता है, किस प्रवृत्ति के लोग रहे आप, प्रदेश में क्या काम किया हमें पता है। हाँ, 750 दंगे देने वाले आप क्या दोगे? कुछ नहीं दे सकते आप लोग। टीवी बैठ के झूठ नहीं बोला करते हैं आप। उत्तर प्रदेश में चुनाव आया, आपने उनकी बात मानी? क्यों मानी? चलिए मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछ लेता हूँ त्रिशूल जी, थोड़ा सा। अभी चन्नी जी ने उत्तर प्रदेश की जनता के बारे में अभी टीका टिप्पणी करी, इनके मुंह से आवाज नहीं निकली। ये तो प्रदेश के नागरिक है। बोलिए। अच्छा बताइए, आपको जब किसान दौड़ा लेते अरे हैं या भगा दीपक जी, देते हैं, तो सवाल आपको का कैसा जवाब लगता तो है? दे दो। सवाल पूछ रहे हैं, सुन तो लो। आपको जब किसान दौड़ाता है या मारने अरे ठीक है, हमें किसाना दौड़ा दिया, हम पिट लिए, ठीक है, हम खूब पिट लिए, हमारे नील पड़े हुए कमर पे। आज ये बता, चन्नी जी ने उत्तर प्रदेश के और जब बिहार की जनता के बारे में कितना टीका टिप्पणी गंदी करी, और राहुल जी ने भी करी वाइटनाट जाके, तो आपके मुंह बंद रहा। उसके बारे में तो कुछ बोलिए ना बैठ के। पर्टिकुलर डिबेट की है आपको, वो मुझे व्हाट्सएप करना, मैं आपको लिंक दे दूंगा। मैंने राहुल जी की, प्रियंका जी की बड़ी बुराई की है। मैंने कहा भाई साहब ये बीजेपी वाला बात ही नहीं कर रहा है, मैं तो आपके शीर्ष नेतृत्व की बात कर रहा हूँ। उनको जिस जनता का वोट चाहिए उनको सपोर्ट कौन करेगा मेरे भाई? तो आप बिहार, पंजाब और उत्तर प्रदेश को अलग नहीं करेंगे। मैंने उनको खरी खोटी खूब सुनाई है। मैंने कहा भाई साहब, ये आरएसएस, बीजेपी, शिवसेना का काम है। शायद उनका शिवसेना से चन्नी जी आरएसएस के हैं, ऐसा कर रहे हैं। चन्नी जी बीजेपी के हैं। क्या होगा? तो ये उनकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं क्या है। बोल रहे हैं यार बैठ के, आप खुद नहीं पता क्या बोल रहे हो। आलोचना की, जब देखिए बीजेपी ने कहा तो हमने उसकी आलोचना की, कांग्रेस ने कहा हमने उनकी आलोचना की। तो आजकल क्या है ना, ये ट्रेंड बनता चला जा रहा है, एक जगह की आलोचना। देखो क्या है, अब अगर कर्नाटक में चुनाव हो रहा तो कर्नाटक थोड़ा सा बोलूं क्या है, बबुआ जो है ना, बबुआ हमारे खूब घूम रहे हैं, पार्टियां और बुआ पीछे पीछे हैं। कहानी यही है कि बबुआ बुआ ये देख रहे हैं कि जो टोटे निकाल रहे हैं हम कैसे लगाएं। अब ये नहीं पता कि वो कोठी दोबारा मिलनी नहीं है जिसपे कब्जाने चाह रहे थे मुख्यमंत्री बन के। विडंबना बड़ी है, थोड़ा सा कड़वा बोलते हैं तो लोगों को बुरा लगता है। आप प्रदेश की जनता से वोट मांगते हैं, प्रदेश के विकास की बात करते हैं, उसकी उन्नति की बात करते हैं, उसकी गरीबी की बात करते हैं, और एक प्रदेश का मुख्यमंत्री चुनाव के नशे में प्रदेश की जनता में जिनका आशीर्वाद आप मांगने घर घर घूम रहे हैं, और आप एक बार बिल्कुल। मैं प्रदीप जी, दीपक जी आऊंगा आपके पास, पहले लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर हैं। हम चलेंगे दीपक पांडे के पास। दीपक जी देखिए, जो प्रदीप भटनागर कह रहे हैं कि
उन्हें तो विश्वास है, लेकिन आपको विश्वास नहीं है कि आप चुनाव जीत रहे हैं। देखिए, हम वो जो बात कर रहे हैं वो बात सही है। उन्हें विश्वास है कि वो चुनाव हार रहे हैं, हमें पूर्ण विश्वास है कि वो पूर्ण रूप से चुनाव हार रहे हैं, क्योंकि देखिए जिसको जनता दौड़ाती है उसको वोट भी नहीं दौड़ा रही है। आपने देखा होगा नोएडा में किस तरह देखा होगा संजीव बालियान को किस तरह में जनता दौड़ा लिया। तो आप देखें जहाँ इनके मंत्री विधायक जा रहे हैं सबके ऊपर सवालों की घड़ी लग जा रही है, जनता गांव में नहीं घुसने दे रही है, ये बातें मान नहीं रहे हैं। इसको मानना पड़ेगा। अगर आपने 5 साल में कुछ किया होता तो जनता आपको सराखों पे रखती, लेकिन आपने जनता को कुछ नहीं किया तो आपको जनता क्यों एक्सेप्ट करेगी। उनसे मैं पूछना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, आपने कितने लोगों को फ्री राशन दिया? प्रदीप जी। जी त्रिशूल जी, आपके साथ वाद संवाद जो होता है प्रैक्टिकल चीजों पे बड़ा अच्छा होता है, और लोग बाग उस चीज को घुमा देते हैं, कहीं और ले जाते हैं। अभी देखिए, मैं अगर पूछूंगा कि भाई जो अपने आदरणीय मुलायम सिंह जी का परिवार है या अखिलेश जी है, ऐसे अधिक संपत्ति के मामले में कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, उसके बारे में बोलते नहीं है। क्योंकि अगर आज से तक संपत्ति का मामला नहीं होता तो बड़े स्वच्छ नजर आते। दूसरे तो आज दिखा कोई बताइए कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री बीजेपी सरकार में किसने कोई घोटाला करा हो? पता है और आपको आपसे मैं अरे सुन तो लीजिए सर। प्रदीप जी जो कुछ कह रहे हैं आप फिर आप बोल लेना अपना, बताइए प्रदीप जी। जी बताइए। कुछ कह रहे हैं उस बोल दीजिए आप। प्रदीप जी आपसे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी, आपने कितने लोगों को फ्री में राशन दिया 5 किलो वाला? प्रदीप जी ये पूछ रहे हैं कितने लोगों को राशन दिया फ्री वाला। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी? उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहे हैं। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो कम से कम 2.5 करोड़ लोगों से ऊपर दिया गया। और इसमें ये अगर पूछा जाए, अगर जो मेरे साथ, पहले तो मैं थोड़ा परिचय जानना चाहूंगा, मेरे जो साथी हैं जिनकी आवाज कम आ रही है। दीपक पांडे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अच्छा, मैं थोड़ा दीपक पांडे जी को बता दूं। दीपक जी, बात करो गरीब को छत देने की, आपने किसको दी? आप बात करो आपने कहाँ कौन सा गांव पक्का करा दिया, कौन सा आपने किस गांव को आपने आदर्श गांव बना दिया। बात तो करो उस चीज की, बात करो उस चीज की कि आपने किस गरीब के झुग्गी में आपने बल्ब जला दिया। आज जो है ना राजनीति चेंज हो चुकी है। आज विकास पे बात होगी, आज सुरक्षा पे बात होगी। राजनीति करें आप बिल्कुल करें, मगर मुद्दों पे करें। आज जो चारों पे कपड़े सूख गए, आज 12 घंटे 20 घंटे 24 घंटे लाइट आती है, बात उस पे करें आप। आपने किसी गरीब को रोटी नहीं दी आप लोगों ने, आपने किसी गरीब को नहीं दी। आपने उत्तर प्रदेश के अंदर 750 से ऊपर दंगे दिए आप लोगों ने, और वो उत्तर प्रदेश की क्या हालत है। अरे रात को बस्तियों को जला दे रहे हो, पेट्रोल छिड़कवा करके डीएम को खड़ा करके आप हमें बताएंगे सुरक्षा उत्तर प्रदेश में क्या है। हाँ, बिल्कुल। थोड़ा सा लखीमपुर आप भी याद कर लीजिए, लखीमपुर हाथरस आपको भी याद होगा। इसमें आजमगढ़ भूल गए होंगे शायद। मैं थोड़ा सा आपको संज्ञान दिला दूं, शायद बुलंदशहर कांड बाईपास का कि बेटी माँ और पिता के सामने बेटी के साथ क्या हुआ था, मैं बता दूं कितनी छोटी राजनीति आप लोगों की। और आपने गिरफ्तारी भी नहीं होने दी थी, और जब आंदोलन थोड़ा सा गिरफ्तारी हुई थी और उसमें भी 7 दिन लगे थे आप लोगों को। मगर आपने जो पासपोर्ट व्यवस्था का धज्जियां उड़ा के रखी है, थोड़ा सा आपको अपने गिरबान में झांक के देखना पड़ेगा दीपक जी। गिरबान में नहीं, रिपोर्ट में झांको। गिरबान में झांकने से काम नहीं चलता है। प्रदीप जी कह रहे हैं गिरबान में नहीं, रिपोर्ट में झांको। तारीख लगी हुई है तुम्हारे राव पार्टी के ऊपर। कैसे छिपाओगे चिन्मय आनंद को, कैसे छिपाओगे कुलदीप सिंह सेंगर को, कैसे छिपाओगे विकास दुराला को। आप अच्छा ये नाम थोड़ा सा ये भी बता दीजिए कि जो मुलायम सिंह जी जो सपोर्ट करते हैं कि बच्चे गलती करते हैं, आपको और आपके ऊपर गाली देते हैं, कैसे छिपाओगे धनंजय सिंह को। हमने किसी को नहीं छुपाना है। मैं बता देता हूँ दीपक जी, हमें किसी को नहीं छुपाना है। कानून सुन लीजिए अरे सुन लीजिए दीपक जी, कहाँ किस किस को छुपा रखा है सुन लीजिए, बता रहे प्रदीप जी। बताइए प्रदीप जी। त्रिशूल जी, अगर मैं झूठ बोलूं तो आप थोड़ा सा खंडन कर देना। जिसमें इन्होंने नाम लिए सब जेल पे हैं या फिर जमानत पे हैं। पहले जो जमानत पे कोई सब जेल के अंदर है। तो थोड़ा सा आपके मुखिया को भी सोचना चाहिए कि प्रदेश की बेटियों के बारे में क्या बोलना चाहिए, उस पर भी देखना चाहिए। आपने इतने सारे नाम गिना दिए,
मगर थोड़ा सा बता दीजिए कि आप अरे सुन तो लीजिए दीपक जी, सुन लीजिए। जी मैच खिलवा रहे हैं, उसको नामांकन करवा रहे हैं, उसकी पत्नी को जिला अध्यक्ष बनवा, जिला पंचायत अध्यक्ष बनवा दे रहे हैं। किसको बनवा दिया? किसको? शुभ नाम बता दीजिए जरा। जानते हो आप जिसका इनकाउंटर हो गया था? आपकी आवाज कम आ रही है, थोड़ा आवाज बताइए ना। नाम बता दीजिए दीपक पांडे जी, नाम बता दीजिए जरा। दीपक जी नाम बता दीजिए। ये पुराने धनंजय सिंह का नाम जानते हैं त्रिशूल जी? आप बताइए इनको धनंजय सिंह के बारे में। धनंजय सिंह की कह रहे हैं प्रदीप जी? अच्छा, कह रहे हैं क्रिकेट खिलवा रहे हैं आप उन्हें? क्रिकेट खिलवा रहे हैं, वारंट उनके निकले हुए, क्रिकेट खिलवा रहे हैं। पुलिस को मिल नहीं रहे पर प्रचार में उपलब्ध हैं। ये तो प्रसारित करें विपक्ष में बैठे, अगर विपक्ष का किरदार निभाना चाहते हैं तो उसको मीडिया को रिपोर्ट दे, मीडिया दिखाएगी। कुछ छुपा रखा अगर बात, अगर आपको लगता है तो, क्योंकि आप पे विषय बोलने का तो है नहीं। आपने इतने सारे पुरानी बातें, हर बार आपके जो भी नेता प्रवक्ता आते हैं और उसमें बोल के चले जाते हैं, नई बात करें कुछ आप। बातें है नहीं दीपक त्रिशूल जी, हम आज बात करें तो विकास के ऊपर बात करेंगे। जो देखिए अपराधी कहाँ है? जेल में, या तो जेल में या ऊपर वाले के पास। आज अपराधी की जगह ब्रजेश सिंह क्यों नहीं जेल में है? दीपक जी सुनते हैं दीपक जी आराम से बता दीजिए, वो प्रदीप जी थोड़ी चिल्ला रहे हैं, आराम से बता दीजिए, सुन लेंगे, जवाब भी दे देंगे। नहीं दे रहे हैं त्रिशूल जी, आप जवाब। अरे मैं ले लूंगा महाराज, आप बोलो तो सही, क्या जवाब लेना है मेरे से पूछ लो, मैं बोल देता हूँ इनसे। इनसे पूछिए सुधीर सिंह कहाँ है? सुधीर सिंह कहाँ है? सोनू मोनू सिंह कहाँ है? क्यों नहीं जेल में? इनके घर बुलडोजर क्यों नहीं पहुंची? प्रदीप जी हम तो चाहते हैं कि मनी ज्यादा ऐसे ज्यादा संपत्ति में अखिलेश जी भी जेल में दिखाई दें, मगर मजबूरी ये है कि वो कोर्ट में मैटर चल रहा है। हम तो चाहते हैं, लेकिन प्रदीप, मगर जो कोर्ट विचाराधीन है उस पे हम आप अगर टिप्पणी ना करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। प्रदीप जी मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, देखिए सभी जगह ये लोकतंत्र के उत्सव को पूरे वेग से मनाया जा रहा है। राजनीतिक दल पूरे इसमें कहीं ना कहीं अपनी भूमिकाओं को बड़ा करने में लगे हुए, सत्ता तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। लेकिन मैं ये देखता हूं तमाम जगह जाके कि जो आवाम है ये बड़ी भोली भाली है और हर एक झांसे में, हर एक वादे में पूरी तरह से फंस जाती है, लेकिन चुनाव के बाद उतना कुछ निकलता नहीं है, मिलता नहीं है जनता को। ये सच है, आपको मानना पड़ेगा ये बात। बिल्कुल दीपक, ये आपके चैनल पे बहुत सी बात बोलता हूँ। एक विश्लेषक बैठे थे पत्रकार मेरे साथ, उपाध्याय जी, और बहुत बढ़िया उन्होंने एक उदाहरण दिया कि राजनीति में आप 2 करोड़ रुपए लगाइए और 50 करोड़ पाइए। बड़ा कड़वा था और बहुत अच्छा था और मैं समर्थन करता हूं। और एक बात और भी कही थी उन्होंने कि चुनाव में 15 दिन तो जनता का पैर छूता है और 5 साल फिर जनता उसके पीछे घूमती है और पैर छूती है और फिर भी काम नहीं होते लोगों के। तो यह राजनीति आज की। बिल्कुल, मैं प्रदीप जी जवाब लूंगा आपका, इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद फिर हाजिर हैं। हम चलेंगे अपने मेहमानों के पास। प्रदीप भटनागर जी, देखिए जो चुनाव में उम्मीदों का महासागर बताया जाता है जनता को, जैसे ही चुनाव बीत जाता है लेकिन जो मिलता है वो बूंद बूंद करके मिलता है। तो क्या लगता नहीं है कि जनता तो पूरी तरह से ईमानदारी से वोट करती है, लेकिन उसको जो मिलने वाली चीज़ है, जो मिलने वाली सुविधाएं, उसके अधिकार है, वो उतने ज़्यादा पुख्ता नहीं है, सत्ता में जो भी राजनीतिक दल पहुँच जाए? त्रिशूल जी, हमारे यहाँ जो फ्री के चक्कर चालू करा दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी ने, और वो रोग बहुत दूर तक जाता दिख रहा है। आप क्योंकि जो प्रजा को, जो मुखिया होता है, जो फ्री के चक्कर में पाता है, वो कभी विकसित नहीं होता देश कभी और प्रदेश भी। और ये बहुत विडंबना है, दिल्ली सरकार ने जो ये काम किया फ्री का। और आज भी देखिए कि एक एड चल रहा है इनका कि ये अंबेडकर जी की जयंती पे कार्यक्रम करना चाहते हैं हम किसी ऑडिटोरियम में,
तो उसमें भी क्या कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि एंट्री फ्री है। ये फ्री शब्द देखो कितना गंदा है, और वो उत्तर प्रदेश में आ गया है। और कौन लाए? यही लाए। हम भारतीय जनता पार्टी वाले हम तो चाहते हैं कि फ्री कुछ मत दो, आप सुविधा दो, उसको कम दर पे दो कि हमारी प्रजा खराब ना हो। बहुत बड़ी प्रजा है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश को जरूरत है मेडिकल कॉलेजों की सीटों की जो बढ़नी चाहिए थी, जरूरत थी छोटे बच्चों के स्कूलों की जिनको विकसित करना चाहिए था। और जो सरकार ने आगामी जो सरकार जिन्होंने करा, जरूरत है सुविधाओं की। जो हाई सेकेंडरी स्कूल है उनकी, उस पर नहीं बात करेंगे, उधर मेडिकल कॉलेजों की बात थी। देखिए आज उत्तर प्रदेश के अंदर हर जिले के अंदर बड़ा अस्पताल बन रहा है। उसके बारे में एक फॉरेंसिक लैब हमारे यहाँ विश्वविद्यालय और फॉरेंसिक लैब लखनऊ में शुरू बना है, जो भी उसके बारे में कोई नहीं। पहले हमारे यहाँ कोई चीजों को कराना था तो दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता था। आज यूनिवर्सिटी कम लैब हमारे लखनऊ में तैयार है, और मंडल वाइज 7 मंडलों में उत्तर प्रदेश के बन के तैयार है और बहुत जल्दी चालू हो जाएंगी। लेकिन फॉरेंसिक लैब में जो चीजें, लेकिन प्रदीप जी देखिए, राजनीतिक दलों की जो ईमानदारी है वो उतनी कम है कि लोकतंत्र बहुत आगे बढ़ चुका है, और 75 सालों बाद भी लोकतांत्रिक जो सहभागिता है जनता की भी है बराबर, लेकिन जो राजनीतिक दलों की है वो उतनी प्रतिबद्धता दिखाई नहीं देती। चुनाव के बाद ये महसूस होता है, कई बार चुनाव निकल जाते हैं, चुनाव के दौरान बड़े बड़े वादे उम्मीदें होती हैं, लेकिन वो सब नहीं दिखता। देखिए त्रिशूल जी, मैं बहुत सी बात बताऊं, प्रदेश वो होना चाहिए जो भरपूर हो, हरियाली भरा हो, कर्जा मुक्त हो। जो प्रदेश हमें पहले से मिला, पीछे से कर्जे में बोझ चले, उसको विकसित करने के लिए, प्रदेश को आगे लाने के लिए हर चीज में धन चाहिए होता है। और सबसे पहले धन का स्रोत बनाया जाता है कि प्रदेश को चलाने के लिए धन कहाँ से आए जी। उस पर चिंतन मतन कोई नहीं करता है। बिल्कुल देखिए हम, हाँ बिल्कुल, समय समाप्त हो रहा है। प्रदीप भटनागर जी, दीपक पांडे जी, आप दोनों का धन्यवाद एएनबी में जुड़ने के लिए, डिबेट में जुड़ने के लिए। घर में ठंडे चूल्हे अगर खाली पतीली है, बताओ कैसे कह दूं धूप फागुन की नशीली है। दरअसल फागुन की नशीली धूप लिखने का ये जो मादा है ये सिर्फ राजनीतिक दलों में है, लेकिन आवाम ये ताक रही है कि कोई ऐसा राजनीतिक दल होगा जो उसकी ज़रूरतों को, जो उसकी उम्मीदों को समझेगा, और शायद अब तक ये नहीं हो पाया है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़।